नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, क्या सोचते थे, उनका समाज कैसा था? ये सब बातें हमें पता कैसे चलती हैं? ये किसी टाइम मशीन से नहीं, बल्कि एक मजेदार जासूसी के काम से पता चलता है। तो चलिए आज हम उन सुरागों की दुनिया में चलते हैं, जिनसे इतिहासकार हमारे प्राचीन भारत की कहानी को जोड़ते हैं। तो यही सबसे बड़ा सवाल है ना कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो हमें हजारों साल पीछे ले जाकर उस वक्त की तस्वीर दिखाती हैं। जवाब छिपा है उन बिखरे हुए सुरागों में, जिन्हें एक एक कर जोड़ने का काम इतिहासकार करते हैं, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। और हमारी इस जासूसी का सबसे पहला और सबसे मजबूत सुराग मिलता है हमें जमीन के नीचे से। इन्हें हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। आसान भाषा में कहें तो ये वो सबूत हैं जो इतिहास अपने पीछे छोड़ गया, ठीक वैसे जैसे किसी क्राइम सीन पर उंगलियों के निशान छूट जाते हैं। देखिए, इतिहास में एक बहुत लंबा दौर ऐसा भी था जब इंसान ने लिखना सीखा ही नहीं था। इस दौर को हम प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। अब जाहिर है उस जमाने की कोई किताब तो मिलेगी नहीं, इसलिए उस दौर को जानने का हमारे पास इकलौता जरिया यही पुरातात्विक सबूत हैं। और ये सबूत भी कई तरह के होते हैं। कहीं पुरानी इमारतों के खंडर मिलते हैं, तो कहीं रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाले मिट्टी के बर्तन और पत्थर के औजार, पुराने सिक्के, मूर्तियां, गुफाओं में बनी पेंटिंग्स और यहाँ तक कि इंसानों और जानवरों की हड्डियां, हर चीज अपने दौर की एक अनकही कहानी सुनाती है। अब जैसे सिक्कों की ही बात कर लें, ये सिर्फ लेन देन के काम नहीं आते थे। अरे ये तो अपने आप में इतिहास की एक चलती फिरती जेब में रखी जा सकने वाली रिकॉर्ड बुक है। एक छोटे से सिक्के से पता चल जाता है कि राजा कौन था, उसका राज कब से कब तक था, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। कमाल है ना। पुरातात्विक स्रोत का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है बोगासकोई अभिलेख, जो आज के तुर्की में मिला है। सोचिए, ये लगभग 1400 ईसा पूर्व का है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पर हमारे वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य के नाम खुदे हुए हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर मिला ये सबूत प्राचीन दुनिया के जुड़े हुए होने का कितना बड़ा प्रमाण है। ठीक है, तो जमीन के नीचे दबे सबूतों की बात तो हो गई। अब आते हैं दूसरे तरह के सुरागों पर, यानी वो कहानियां और वो बातें जो लिखी गईं। ये है साहित्यिक और अभिलेख स्रोत, जो हमें सीधे उस दौर के लोगों की सोच से मिलाते हैं। लिखे हुए स्रोतों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ है धार्मिक ग्रंथ, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत या फिर बौद्ध और जैन ग्रंथ। ये हमें उस समय के धर्म, दर्शन और सामाजिक नियमों के बारे में गहराई से बताते हैं। और दूसरी तरफ है सांसारिक साहित्य, जिसमें राजाओं के इतिहास, जीवनियां, नाटक और अर्थशास्त्र जैसी किताबें आती हैं, जो हमें राजनीति और आम जीवन के बारे में जानकारी देती हैं। यहाँ कुछ ऐसी ही खास किताबें हैं जो एग्जाम के लिहाज से भी बहुत जरूरी हैं, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी है तो ये संस्कृत व्याकरण की किताब, पर इससे हमें मौर्य काल से पहले के भारत के बारे में पता चलता है। चाणक्य का अर्थशास्त्र तो मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का पूरा ब्लूप्रिंट है, और कल्हण की राजतरंगिणी को भारत का पहला व्यवस्थित ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। किताबों के अलावा लिखे हुए शब्दों का एक और बहुत मजबूत सोर्स है, वो है अभिलेख, मतलब पत्थर की चट्टानों, खंभों या तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए लेख। ये एक तरह से उस जमाने के ऑफिशियल रिकॉर्ड होते थे, जिन्हें सीधे राजा या शासन के आदेश पर लिखवाया जाता था। और यहीं हमारी जासूसी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सम्राट अशोक ने देश भर में जो शिलालेख लगवाए थे, वो ब्राह्मी लिपि में थे। सदियों तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। फिर 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक स्कॉलर ने इस पहेली को सुलझा लिया। बस जैसे ही ये लिपि पढ़ी गई, मौर्य काल के इतिहास का एक पूरा खजाना हमारे सामने खुल गया। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प सोर्स की, विदेशी यात्रियों के विवरण। जरा सोचिए, ये वो लोग थे जो हजारों किलोमीटर का सफर करके भारत आए, यहाँ रहे और जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताबों में लिखा। ये उस दौर के चश्मदीद गवाह की तरह थे, जो हमें एक बाहरी नजरिए से कहानी सुनाते हैं। जैसे ग्रीक राजदूत मेगिस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए और उन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी। कई सौ साल बाद चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए, और फिर हुइनसांग जो हर्षवर्धन के राज में आए और उन्होंने तो पूरे भारत का दौरा करके बहुत विस्तार से सब कुछ लिखा।
इनके लिखे विवरण हमें एक आउटसाइडर का व्यू देते हैं, जो बहुत कीमती है। तो अब हमारे पास 3 तरह के सुराग हैं: पुरातात्विक सबूत, साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के लेख। अब असली काम शुरू होता है, यानी इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर अतीत की एक भरोसेमंद तस्वीर तैयार करना। और ये काम ऐसे ही नहीं होता, इसका एक पूरा मेथड है। इतिहासकार पहले जमीन से मिली चीजों का विश्लेषण करते हैं, फिर किताबों और अभिलेखों को ध्यान से पढ़ते हैं और विदेशी यात्रियों के विवरणों का मूल्यांकन करते हैं। पर सबसे जरूरी स्टेप है चौथा, क्रॉस रेफरेंस। मतलब एक सोर्स में मिली जानकारी को दूसरे सोर्स से मिलाना ताकि सच का पता चल सके। और इसी के बाद अतीत की एक मुकम्मल कहानी बनती है। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि इतिहास की पहेली का कोई भी एक टुकड़ा, चाहे वो कितना भी जरूरी क्यों ना हो, कभी भी पूरी कहानी नहीं बताता। असली तस्वीर तभी सामने आती है जब हम सभी उपलब्ध सबूतों को एक साथ रखकर देखते और समझते हैं। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, जरा सोचिए, भविष्य में खुदाई में या किसी पुरानी लाइब्रेरी में ऐसा कौन सा एक नया सुराग मिल सकता है जो भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी आज की समझ को पूरी तरह से बदल कर रख दे। क्योंकि सच तो ये है कि इतिहास की ये जासूसी अभी खत्म नहीं हुई है।